हाँ फिर हाँ। वो, और उसके बाद मैंने जो अमित सरीन की बुक्स है उससे थ्योरी पढ़ी थी फिर ओके। सारी, और वो इसलिए थ्योरी के क्वेश्चन से कैरेक्टरिस्टिक्स और वो ससेप्टिबिलिटी और कनेक्टिविटी आ गया, तो वहां से वो अटेम्प्ट हो गई। अच्छा। ओके, वेरी गुड। तो चलो, इस हिसाब से तुम्हें पता लग गया कि सेक्शन ए में जो मैंने पढ़ाया था, जितने टॉपिक्स पढ़ाए थे आने उतने ही टॉपिक्स थे। तो इस हिसाब से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे, जो कई बच्चों को ये था कंफ्यूजन कि जो काफी मैंने कम करवाया या टॉपिक, तो करना उतना ही है जितना तुम्हें एग्जाम्स में आने हैं। उससे ज्यादा तुम्हें ये जो और जो है, जैसे कुछ कुछ लॉ है, जैसे पार्ट सबहैट लॉ है, वैसे एम्पियर लॉ सिर्फ है, सिंपल एम्पियर लॉ, ये सब तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तुमने प्लस वन प्लस टू में पढ़ा ही है। तो इसलिए ये तुम्हें क्वेश्चंस भी आएंगे नहीं, आज तक आए भी नहीं है, और इसको पढ़ के बेकार में टाइम जाया ही हो गया। सो इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं था, और मैंने बता ही दिया था क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, क्वेश्चंस उसी में से आए भी है। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएमएफ इक्वेशन जो था वो टोटली डिपेंडेंट अपन जो तुमने किया था इक्वेशन, उसी को थ्योरी में अगर लिखते तुम कि तुमने उस इक्वेशन से क्या क्या देखा है, तो दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। ओके। As per our previous discussion, from today we are going to start our section C. From section C, you will be able to attempt two questions in your end semester. So दो क्वेश्चंस हम एंड सेमेस्टर में इसी सेक्शन से करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन में आपको थोड़ा सा इजी होगा, न्यूमेरिकल पार्ट भी और थ्योरी पार्ट भी आपको समझने में इजी होगा, और मार्क्स गेन करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन माना जाता है। सो ये सेक्शन में इतना ज़्यादा आपको नए टर्म्स से इंट्रोड्यूस मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रीवियस टर्म्स। सो सो okay, let's start our section C. So see, section C is all about wave, wave parameters. What are the laws and theorems associated with the waves? That's all about wave. मतलब हम वेव के ही सरकमफेरेंस में रह के काफी कुछ वो करेंगे, डिराइव करेंगे इसमें। सो आपको तो वेव के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ये सेक्शन सी पढ़ने से पहले। सो वेव कहते हैं हमारे दिमाग में, अगर हम वेव सुनते हैं तो, सॉरी बट आज मेरा थोड़ा सा मेरा आवाज में आप लोगों को चेंजेस लग रहा होगा क्योंकि काफी सर्दी है मुझे। सो अगर कुछ आवाज में डिस्टरबेंस हो तो बताना। एनीवे, वेव, अगर जैसे हम वर्ड वेव सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एक ग्राफ आता है जिसमें जैसे साइन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऊपर नीचे करके जो ऐसा पीरियोडिकल वेव जाता है, पीरियोडिकल ग्राफ जो बनता है वो हमारे दिमाग में आता है वेव के नाम सुनते ही। तो व्हाट इज वेव, एक्चुअली वेव है क्या? तो वेव इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो, पार्टिकल कोई भी एक पोजीशन पे, मानो यक्स इक्वल्स टू 1 पे पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका एनर्जी सिर्फ मूव करेगा, नॉट पार्टिकल। मतलब जैसे मैं हूं यहाँ पे, अभी मैं लैपटॉप से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद आके फिजिकली तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, मतलब मेरी आवाज इज एनर्जी। मैं हूँ एक पार्टिकल, मेरी आवाज इज एनर्जी। तो ट्रैवल कौन कर रहा है, मैं या मेरी आवाज? कौन ट्रैवल कर रहा है? सर आवाज। आवाज। सो थिंक लाइक दैट कि वेव इज अ transfer of energy rather than moving of particle itself. So wave is a transfer of energy. Wave को हम कभी कभार बोल देते हैं wave is a disturbance also. So wave is a disturbance which carries energy from one point to another point without the movement of particle. ये सबने सुना होगा, ये डेफिनेशन, वेव का डेफिनेशन सबको आता होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेव सुनते ही हमारे दिमाग में एक और लॉ आ जाता है कि वो लॉ हमने सबने सुना होगा, एक लॉ कह के, दैट इज डी ब्रॉगली लॉ। पढ़ा था डी ब्रॉगली का कंसेप्ट, सुना है यस कभी? सर, यस सर। एनीवन फ्रॉम हियर जिसने डी ब्रॉगली नहीं पढ़ा है? अच्छा, अगर डी ब्रॉगली पढ़ा है तो ये बताओ तो डी ब्रॉगली होता क्या है? एनीवन हु कैन सर एक्सप्लेन? सर उसने वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने पढ़ी थी। हाँ
नहीं, पर फिर भी डी ब्रॉगली के बारे में +1 या +2 में तो पढ़ाई होता है, ये तो नॉर्मल टॉपिक है। बताओ तो किसी को पता है तो व्हाट इज एक्चुअली डी ब्रॉगली कंसेप्ट? सर की जो एनर्जी होती है वो इंटीग्रल फैक्टर में जाती है, एच म्यू के में भी। ओके, एनीवन नेक्स्ट? तो देखो, अगर नहीं बताए तो डी ब्रॉगली ने सिंपल सी बात कही है, कोई भी मैटर है, एनीथिंग मैटर, कोई भी अगर मैटर है, जैसे लाइट ले लो, अगर कोई भी मैटर है तो वो वेव और पार्टिकल दोनों का नेचर शो करेगा। डी ब्रॉगली का कंसेप्ट सिंपल था कि एक कोई भी मैटर है वो ड्यूअल पार्टिकल शो करेगा। अच्छा, डी ब्रॉगली कंसेप्ट को ड्यूअल नेचर भी बोलते हैं, मतलब दो टाइप का वो दिखाएगा, तुम्हें फेस दिखाएगा, डबल फेस जो कहते हैं, या दो कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसके अंदर दो टैलेंट है, ऐसे कह के याद कर सकते हो कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट इज अबाउट द ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब दो नेचर। तो एक मैटर, जो कोई भी मैटर हो, वो दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, एक वेव कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अगर वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा तो वेव कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या अपने अंदर इंक्लूड करेगा? वेव कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होगा, एम्पलीट्यूड होगा, एंड पार्टिकल में क्या होगा फिर? एनर्जी। एनर्जी होगा। और अ, अगर वेव नेचर शो करेगा तो ऑफ कोर्स वेव लेंथ भी होगा, होगा या नहीं? यस सर। Okay, so what is de Broglie concept? De Broglie concept is, if there is a matter, then it can act like the wave and also behave like a particle. So de Broglie concept tells us about the a matter, behavior of a matter as a wave and as well as a पार्टिकल। particle. So de Broglie concept दो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या बताते हैं? वेव एंड पार्टिकल वेरी नेचर। गुड। सो अगर तुम्हें अब एग्जाम में पूछे कि डिफाइन या डिस्क्राइब डी ब्रॉगली वेव, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख सकते हो यस सर। कि ड्यूअल नेचर क्या होता है, उसके बाद डी ब्रॉगली ने एक्चुअली क्या कहा था। सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आया तो। ठीक है, अभी आज हम शॉर्ट रिकैप कर रहे हैं हर एक टॉपिक का, ये सिलेबस के अंदर जो है ना, ये सारा हम कर रहे हैं। उसके बाद हम एक 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 करके हम सबको पढ़ेंगे और इसको क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक के अंदर हम जाएंगे। इसलिए आज मैं ये नहीं करवा रहा कि कोई एक टॉपिक पे ही मैं फोकस नहीं करूंगा, आज पूरा सिलेबस जो है सेक्शन सी का, उसको सबको मैं एक ओवरव्यू कर देता हूँ, ताकि कल से जब हम शुरू करेंगे ये, तो उसके बाद तुम्हें ये ना रहे कि ये कौन सा टॉपिक का क्या था। ओके, तो देखो, तो पहले तो सेक्शन सी में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी था, जो उसके बाद हमें एक डी ब्रॉगली के इक्वेशन से एक हमें रिलेशन निकालना होता है। वो रिलेशन निकालना मैं यहाँ पे बता दूंगा, वो काफी इजी है, मतलब बहुत ही इजी है उसको वो रिलेशन निकालना, और वो डेरिवेशन पार्ट में भी आएगा। तो वो रिलेशन इतना इजी है कि तुम 2-4 लाइन में निकाल लोगे, और वो डेरिवेशन में आ जाता है, कभी कभार 5 मार्क्स, कभी कभार 6 मार्क्स का डेरिवेशन वो आ जाता है। उसके बाद हम उसके बाद टॉपिक है इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। अच्छा, उससे पहले है वेव फंक्शन। तो हमें पढ़ना होगा व्हाट इज अ वेव फंक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा कि वेव फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो वेव फंक्शन मतलब सिंपल सी बात समझो तो, वेव फंक्शन किस चीज से एसोसिएटेड है? वेव से। मतलब एक वेव का अगर फंक्शन निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक शो करोगे मैथमेटिकल टर्म में, तो दैट इज वेव फंक्शन। सो मैथमेटिकली हम वेव को जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना किसी फंक्शन के हेल्प से, तो दैट इज नॉन एज वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन फंक्शन कोई भी निकालते तो या हम यही डेरिवेटिव का यूज करते हैं, और यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। उसके बाद वही जब वेव फंक्शन निकालेंगे तो उसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, वो कैसे किया है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे
हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाम सुना है कभी हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? यस सर। हिजेनबर्ग यस। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ही वक्त पे हम कोई भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम सही सही पता नहीं लगा सकते। मतलब कोई भी पार्टिकल है, मानो अगर कोई भी एक पार्टिकल है, उसका पार्टिकल का या तो हम एक टाइम पे पोजीशन निकाल पाएंगे या तो मोमेंटम। अगर तुम चाहोगे कि मैं पोजीशन और मोमेंटम दोनों साथ साथ निकालूं, वो भी एकदम करेक्ट निकालूं, प्रिसाइजली, प्रिसाइजली मीन्स टू द पॉइंट। अगर मैं कोई भी पार्टिकल का अ, कोई भी पार्टिकल का अगर मैं पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली निकालना चाहूँ, तो दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट इट प्रिसाइजली। सो Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to measure position and momentum of an particle simultaneously। और अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? इनकरेक्ट या अनप्रिसाइज। या देयर विल बी सर्टेन एरर, देयर विल बी सर्टेन एरर। मतलब या तो एक बार में हम सिर्फ पोजीशन निकाल सकते हैं, या तो एक बार में हम सिर्फ मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो टास्क लिखो व्हाट इज मोमेंटम कह के पढ़ के आना। और ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है कि व्हाट इज मोमेंटम, बहुतों को पता होगा व्हाट इज मोमेंटम। कोई भी बॉडी अगर है तो उसका मूविंग बॉडी, अगर उसका मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम? मोमेंटम। मोमेंटम। The momentum is the product of mass and velocity of a बॉडी of और पार्टिकल। नो नो ऑफ अ। अब अभी भी तुम लोग थोड़े से फिजिक्स में इनकरेक्ट हो। ऑफ अ क्या बॉडी बोला, कुछ तो टर्म मिसिंग है। रिजिड बॉडी। याद करो। ऑफ कोर्स वेलोसिटी रिलेटेड है, तो वेलोसिटी तो मूविंग बॉडी मूविंग में बॉडी। होगा। मूविंग बॉडी। हाँ, तो सिर्फ बॉडी नहीं, मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी एट रेस्ट है तो उसका वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स जीरो होगा, तो मोमेंटम इज जीरो। तो हमें मोमेंटम जीरो निकालने से तो कोई फायदा ही नहीं है। जीरो वाले टर्म को तो हम कंसीडर क्यों करेंगे? सो मोमेंटम इज बेसिकली रिलेटेड विद एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉडी। सो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन चीज, मतलब जो सर्टेन नहीं हो, फिक्स्ड नहीं हो। सो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कई जगह पे तुम देखोगे व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेनबर्ग नहीं लिखा होगा। तो उसका मतलब भी यही समझना कि दैट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अगर स्टेट हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलेंगे तो सिंपल सी बात लिखना कि हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर position and momentum of a body precisely and simultaneously। या तो ऐसे लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन, exact value of position and momentum of a body at the same time। Am I clear? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, सेक्शन सी में सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रोडिंगर। तो अभी नोट करके रख लो कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आउट क्वेश्चन है 16 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन तो यही है तुम्हारा फिक्स्ड क्वेश्चन सेक्शन सी के कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। इसमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट, दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट। तो दोनों का अलग अलग डिराइव करना होता है। एक कर लोगी तो दूसरा तो काफी इजी है। तो हम एक करेंगे और एक तुम लोग साथ साथ में करते जाओगे। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दोनों, कभी कभार एक आता है पर मैक्सिमम टाइम अगर 16 मार्क्स में पूछेगा ये क्वेश्चन तो दोनों आएगा, टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। और इसमें इतना ज्यादा थ्योरी लिखने के लिए आया नहीं, इसमें सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसलिए टेंशन फ्री रहो। तो एक स्क्रोडिंगर तो फिक्स्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा सेक्शन सी में से, या तो वो कंटिन्यूटी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होगा, वरना वो उतना नहीं पूछा गया। वरना ये छोटे छोटे जो टॉपिक है, डी ब्रॉगली, हिजेनबर्ग, उसके बाद रिलेशन जो डी ब्रॉगली को यूज करके हम निकालेंगे वो, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को एक बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे और 16 मार्क्स में डालेंगे। मतलब एक 16 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट रहेंगे। सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब एक सिर्फ एक लंबा टॉपिक है स्क्रोडिंगर, जिसमें 2 लेक्चर लगेंगे हमें। एक लेक्चर
एक लेक्चर लग जाएगा टाइम डिपेंडेंट, एक में टाइम इंडिपेंडेंट, बाकी तो काफी छोटे छोटे टॉपिक है। उसमें भी मैंने अभी टाइम हिजनबर्ग के बारे में बता ही दिया जो बताना था, उसका सिर्फ मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दूंगा, वरना कितनों को पता होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हिजनबर्ग का क्या होता है। तो हिजनबर्ग का देखो, अगर पोजीशन को हम डेल्टा एक्स माने और मोमेंटम का सिंबल क्या है, पी। 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 पी पी माने इसका हो जाता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कॉट कह के। एच कॉट क्या होता है वो हम जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे एच कॉट क्या होता है। या ये तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज एच कॉट, पढ़ा है किसी ने? एच बाई 2 पाई पढ़ा था? यस सर, वो थोड़ा सा जब याद आ रहा है वो पढ़ा था। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। ये सब छोटे छोटे से टॉपिक्स एक बार देखना, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि स्क्रोडिंगर में हम काफी कुछ है जो यूज करेंगे। और इसमें देखो जैसे सेक्शन ए में क्या था, मैक्सवेल जब तक नहीं पढ़ते थे तब तक आगे का तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं लगता था कि ईएम में क्या करना है, बाउंड्री में क्या करना है। इसमें उतना टफ नहीं है। इसमें मानो अगर कोई टॉपिक तुम्हें अगर याद भी ना रहे तो ये जरूरी नहीं है कि आगे का टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आएगा। सो जस्ट तुम्हें टर्म्स समझने, बाकी स्क्रोडिंगर तुम आराम से डिराइव कर सकते हो। ये टोटली स्क्रोडिंगर वे भी क्वेश्चन नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह है। हम डेरिवेशन इंटीग्रेशन और वैल्यू पुट करते जाएंगे और स्क्रोडिंगर का फाइनल इक्वेशन निकाल देंगे, बस इतना ही है स्क्रोडिंगर में। सो सेक्शन सी है काफी इजी, पर तुम्हें ध्यान देना होगा सेक्शन सी में, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे से टॉपिक है वही छोटे छोटे से टॉपिक को मिलकर तुम्हारा एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। अब मैंने पहले भी बताया कि इसी से तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए थोड़े अच्छे से ध्यान देना। कल हम मोस्ट प्रोबेबली हम वेव फंक्शन पढ़ के उसके बाद कल ही हम स्क्रोडिंगर, हम पहले स्क्रोडिंगर खत्म करेंगे, उसके बाद धीरे 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 शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे। सेक्शन डी इससे भी काफी इजी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आउट होते हैं कि सेक्शन डी से क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हें, और तुम्हें करने हैं उसमें से एक क्वेश्चन सेक्शन डी में से, तो वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आउट रहता है। तो सेक्शन डी का भी क्वेश्चन में उसके बाद सेक्शन डी में हम इंटर करेंगे। सो टुमारो योर बेसिकली वर्क इज वेव क्या होता है, वेव के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वेव फंक्शन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डी ब्रॉगली ने क्या कहा है, डी ब्रॉगली का ड्यूअल नेचर क्या कह रहा है, ये सब बस एक बार देख के और पढ़ के आना। अगर एक बार पढ़ लोगे तो ये जब मैं कल पढ़ाते जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आता जाएगा, अच्छा ये है ये है क्या, वरना तुम लोग अंतरिक्ष में घूमते रह जाओगे कि ये क्या है नहीं है क्या के। सो अगर घूमना नहीं है चंद्रयान 3 की तरह, तुम्हें मून पे लैंडिंग नहीं करना है तो पढ़ के आना, वरना लैंड भी नहीं होगे मून पे तुम लोग। सो कल पढ़ के आना। सेक्शन सी अभी भी मैं बता रहा हूँ काफी इजी सेक्शन है फिजिक्स में, इसलिए इस पे ध्यान देना। कल के क्लास में हम स्क्रोडिंगर में इंटर करेंगे, सो कल की क्लास कोई मिस मत करना। ओके, आज का वर्क तुम्हें पता चल गया, ये तुम पढ़ लेना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सर।